हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से वो सैंपल पेपर 5 का जो रेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistances are connected to a 6 volt battery as shown in the diagram below. Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit and the potential difference across the electric lamp and the conductor. बहुत आसान है, करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और हर रेजिस्टेंस यानी बल्ब और कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। बहुत आसान है, चलिए काम करते हैं। पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखेंगे कि इसमें बल्ब जो है और कंडक्टर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दैट्स व्हाई सीरीज एलिमेंट में जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, यानी हो गया 4 प्लस 20 ओम, इट मींस 24 ओम। ठीक है, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। करंट पूछ रहा है, करंट भी देख लेते हैं। तो फ्रॉम ओम्स लॉ I V अपॉन R टोटल। V कितना है भाई? तो V है 6 वोल्ट एंड R टोटल कितना होगा? 24 ओम। जब ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, या फिर 1/4 एम्पियर कैंसिल। फिर क्या रह रहा है? तो सीरीज एलिमेंट में करंट तो सेम फ्लो होता है, तो अब जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज इक्वल टू I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। I कितना है? 1/4 1 इनटू 4 यानी 1 वोल्ट and potential difference across bulb, then I into resistance of bulb is equals to 1/4 into 20 यानी कितने हो गए? 5 वोल्ट। बहुत सिंपल है, हो गया, टोटल आंसर हो गया। और वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, और इसी में और वाला भी है। तो और वाला में क्या है? बहुत आसान है, कह रहा है कि सारे रेजिस्टेंस जो है इसमें जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख लेंगे सैंपल पेपर में। ठीक है, तो इसमें जो जुड़े हुए हैं तो उसमें आप देखोगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग डिसाइड कर लें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग इधर कर लें। ठीक है, और है और का कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आप देखेंगे तो R3 एंड R2 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों रेजिस्टर जो है सीरीज में है, इसका मतलब यहाँ पे आप कितना करेंगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R3 प्लस R2 यानी 3 प्लस 3 ओम, यानी क्या हो गया? 6 ओम। अब जब ये R इक्विवेलेंट आया ना, ये R इक्विवेलेंट जो है R4 के साथ पैरेलल में। आप डायग्राम को देख लेंगे बहुत आसानी से समझ में आएगा, यानी R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट प्लस 1 बाय R4, यानी ये कितना हो गया? 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3 यानी 6 1 प्लस 2 यानी R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 बाय 3 यानी 2 ओम। अब ये जो R डैश इक्विवेलेंट है ना, बाकी जो 2 रेजिस्टर्स हो गए जिसका रेजिस्टेंस है R5 एंड R1, इन दोनों के साथ ये सीरीज में होगा। यानी अब आप कर लेंगे R टोटल इज इक्वल टू R5 प्लस R1 प्लस R डैश इक्विवेलेंट। तो R5 कितना हो गया स्टूडेंट? 3, R1 भी 3 और R डैश इक्विवेलेंट हो गया 2, यानी टोटल कितने हो गए रेजिस्टेंस? 8 ओम। ठीक है, और इसमें बस इतना ही पूछ रहा है, कोई करंट नहीं, यानी हो गया। दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 13 का ए देखते हैं। 13 का ए डिस्कस कर लें। You have been selected to talk on ozone layer and its protection in the school assembly on environment day। मान लो क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस
कि 5 जून को मनाया जाता है, तो उस दिन सपोज कीजिए कि आपको सेलेक्ट किया गया कि आप असेंबली में जो है ना ओजोन लेयर एंड इसके प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बताएं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट। देखिए भाई, ओजोन लेयर तो सबसे पहले जो है ओजोन के बारे में जानिए, तो ओजोन जो है वो एक डेडली पॉइजन गैस है, ठीक है। लेकिन वो डेडली पॉइजन होने के बाद भी ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये अल्ट्रावायलेट बी रेस जो कि सनलाइट के साथ आ रहा होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है या फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो अर्थ पे जो लिविंग क्रिएचर्स रह रहे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी चीजें हो गए, उनको जो अल्ट्रावायलेट रेज जो कि कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, कैंसर कॉजिंग नेचर का होता है, कैंसर कॉज कर सकता है, तो उससे वो इस तरह के बैड एडवर्स इफेक्ट से जो है ना ओजोन लेयर बचाने का काम करता है लिविंग क्रिएचर्स को। इस कारण से ओजोन लेयर को बचाना पर्यावरण को बचाने के बराबर है। सेकंड है, लिस्ट एनी 2 ways that you would focus upon in your talk to bring awareness amongst your fellow friends that would also help in protection of ozone layer as well as the environment। आप 2 तरीका कौन सा ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो। तो सबसे पहले वैसे परफ्यूम, वैसे रेफ्रिजरेटर, वैसे एयर कंडीशनर का यूज को बंद करवाएंगे या लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि ऐसे एयर कंडीशनर बंद होना चाहिए जिसमें कि कूलेंट के तौर पे एज अ कूलेंट सीएफसीज गैस का यूज होता हो। सीएफसीज गैस जो है वो पहले के रेफ्रिजरेटर और एसी में एज अ कूलेंट यूज होता था, ठीक है। अभी भी नहीं यूज होता होगा, तो वैसे रेफ्रिजरेटर और कूलेंट का वैसे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का यूज नहीं होना चाहिए। सीएफसीज का फुल फॉर्म होता है क्लोरोकार्बन, ठीक है। ये जो फ्लोरोकार्बन होता है यही मेनली रिस्पांसिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। और दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा है ये कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ पौधे का प्लांटेशन होना चाहिए और क्या करना चाहिए तो जिससे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कम से कम हो, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए ये कुछ गैसेस भी जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह ये सभी रिस्पांसिबल है, ठीक है। ये हो गए कुछ टिप्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि प्योर ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है, विद ग्रीन कोड है यानी कैपिटल जी को क्रॉस करवाया जा रहा है जिससे प्योर ब्रीडिंग येलो येलो के लिए किसी ग्रीन का आप स्मॉल लेटर का यूज करें, क्रॉस करवाया गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो भी आपकी फर्स्ट जो बनेगी, जैसे मैं आपको डायरेक्टली ऐसे करके बता देता हूं, फर्स्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ग्रीन ही बनेंगे, ठीक है। ये हो गया ग्रीन और ये क्या हो गया येलो, क्योंकि ये डोमिनेंट है ग्रीन बनेगा। Then he integrated the plant from the F1 generation। तो पहला पूछ रहा है कि what color of code will be observed in F2 generation। तो F2 generation में हर तरह के कलर के दिखेंगे, आपको एक आंसर हो जाएगा कि इसमें ग्रीन कलर का भी कोड होगा एंड येलो कलर का भी होगा, ठीक है। एक्सप्लेन विद क्रॉस करके आप एक्सप्लेन कर लेंगे, जब इसका सर्फिंग आप करते हैं तो वो आपको दिखने जा रहा है दोनों। P कह रहा है the genotype for the color of code of pea plant is small g। What conclusion may be drawn from this? Conclusion क्या ड्रॉ करना है, कह रहा है इसका क्या इस तरह के जीनोटाइप का, तो भाई इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। और ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, एक डोमिनेंट एलील है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट का, और ये रिसेसिव एलील है, तो डोमिनेंट अपने आप एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सी है why Sahil selected garden pea on his experiment material, give two reason। देखिए भैया, जो पाइसम गार्डन पी यानी इट्स साइंटिफिक नेम इज पाइसम सेटिवम, इसका नाम फिर से देख लीजिए, गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सेटिवम, ठीक है। और इसको ये सिलेक्शन के पीछे जॉर्ज वान मेंडल का भी यही रीजन था कि ये जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है,
बाइसेक्सुअल प्लांट्स में सेल्फिंग करवाना यानी सेल्फ पॉलिनेशन का कॉज करवाना बहुत आसान है। थर्ड जो है इसका लाइफ स्पैन जो है बहुत छोटा होता है। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस पाइसेक्सुअल प्लांट की लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर में मैं आपको जब इस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताया होगा कि इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं। ठीक है, इसी कारण से क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है और इतना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखने वाले कोई प्लांट्स जो है ना जिनका लाइफ स्पैन भी कम हो, बाइसेक्सुअल भी हो, तो ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख ले क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी इसमें और का भी क्वेश्चन है, और का भी contrasting visible characters of garden tree Mendel used for his experiment। इसके और वाला में है कि दो contrasting trait का बताओ। तो भाई एक आप ले लो हाइट ऑफ प्लांट, तो हाइट ऑफ प्लांट भी क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया टॉल, एंड इससे क्या हो गया शॉर्ट। एक ये हो गया। दूसरा ले लो कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, तो कलर ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा वायलेट, डोमिनेंट हो गया, एंड व्हाइट क्या हो गया हो गया। इसके अलावा और भी ले सकते हैं आप। ओड कलर ले लो, ओड कलर की बात कर लेंगे तो ओड कलर जो ग्रीन होगा वो डोमिनेंट हो गया, और येलो जो हो गया वो क्या हो गया रिसेसिव हो गया। और भी ले लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, फ्लावर का पोजीशन क्या होगा वो भी ले सकते हैं। तो वही पूछ रहा है, एक हो गया पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पोजीशन क्या होगा, यदि एक्सियल है तो डोमिनेंट है, और टर्मिनल है तो वो रिसेसिव है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यहां पे मैं समझ रहा हूं कि सोलेनॉइड का डायग्राम है। स्टूडेंट आप भी समझ रहे होंगे ये सोलेनॉइड का जो डायग्राम है, बैटरी से इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया है एंड पी से। ठीक है, इस तरह का है, कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको आप पढ़ सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये है write the special name given to the coil AB। AB की coil है तो इसका स्पेशल नेम क्या होगा, तो इसका स्पेशल नेम होगा सोलेनॉइड। ठीक है, B कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड AB। AB के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो AB के अंदर होगा यूनिफॉर्म एंड लीनियर। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा और कैसा होगा लीनियर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एंड लीनियर। सी कहते हैं, सी में पूछ रहा है रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड AB। AB क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपको पता है इधर नॉर्थ होगा और इधर क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इधर कुछ ऐसा और इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर कैसा होगा साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और करके क्वेश्चन है तो और वाला भी हम सॉल्व कर लें। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय AB डिपेंड्स। जो AB के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चीजों पे डिपेंड करेगा, सॉरी और वाला है ना, तो वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, इसको डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन A नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ
कॉइल AB में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और B किस पे डिपेंड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड एक और चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल ये जो होगा, ये रेडियस ऑफ कॉइल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी कॉइल का रेडियस जितना कम उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स अधिक उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक, जितना उस कॉइल में करंट का फ्लो का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अधिक तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक। बस यही है। तो इस तरह से आज आपका सैंपल पेपर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सेल्फ असेसमेंट का पेपर 1 है ये हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।